देश दुनिया की खबरें जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही शेयर करें। अब पहली खबर दिल्ली से। दिल्ली के लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास आतंकी धमाके की दुनिया भर में कड़ी आलोचना की जा रही है। दुनिया भर से कई नेताओं ने दिल्ली में लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास हुए घातक आतंकी हमले की निंदा करते हुए भारत को अपना समर्थन दिया। हमले की निंदा करते हुए सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। सिंगापुर 10 नवंबर को नई दिल्ली के लाल किले के पास हुई कार विस्फोट की आतंकी घटना की कड़ी निंदा करता है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति आर्थिक संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंगापुर इस कठिन समय में भारत के साथ एकजुटता में खड़ा है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो यून ने इस भयानक हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति आर्थिक संवेदनाएं व्यक्त की और कहा, दिल्ली में हुए विस्फोट की खबर से मुझे गहरा दुख हुआ। भारत में आयरिश राजदूत केली ने कहा, दिल्ली आतंकवादी हमलों में पीड़ितों के प्रति आर्थिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। भारत में मिस्र के राजदूत कामिल जायद गलाल ने कहा, अपने देश मिस्र की सरकार और जनता की ओर से हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। भारत में मिस्र के राजदूत आगे कहा, किसी भी आपराधिक मामले को न्याय की कटघरे में लाया जाना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। मुझे लगता है यही बात अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय कानून पर भी लागू होती है। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कासुनी कहते हैं, हम आतंकवाद पर प्रधानमंत्री मोदी के रुख से सहमत हैं। हमारा मानना है और मैं फिर दोहराता हूँ, आतंकवाद को रोका जाना चाहिए। दूसरी खबर फिलीपींस से। फिलीपींस के स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को बताया कि देश ने टीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी। इस अभियान के तहत सरकार का लक्ष्य 2026 तक पूरे देश में 1.2 करोड़ 12 मिलियन लोगों की जांच की जाएगी। टीबी सेवाओं का विस्तार और गति बढ़ाने के लिए एजेंसी ने सोशल मीडिया पर बताया कि उसने साल 2026 के लिए 4.2 अरब पैसों लगभग $71 मिलियन का बजट प्रस्तावित किया है। यह 2025 के लिए तय किए गए 2.6 अरब पैसों लगभग $44 मिलियन के बजट से लगभग 2 गुना है। स्वास्थ्य सचिव टियोडोरो हर्बोसा ने बताया, फिलीपींस में टीबी के मामलों की जल्दी जांच और निदान के लिए पहले से ही अल्ट्रा पोर्टेबल AI आधारित चेस्ट एक्सरे और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित न्यूक्लिक एसिड एप्लीकेशन टेस्ट का उपयोग किया जा रहा है। हर्बोसा ने कहा, दवा प्रतिरोधी टीबी के इलाज के लिए एक नई उपचार पद्धति अपनाई गई, जिससे इलाज की अवधि 2 साल से घटकर अब सिर्फ 6 महीने रह गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया भर में टीबी के लगभग 1 करोड़ 7 लाख मामले दर्ज होने की संभावना है, जिनमें से करीब 6.8% मामले फिलीपींस में हो सकते हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक फिलीपींस में हर दिन लगभग 100 लोग टीबी से अपनी जान गंवाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार टीबी एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह बीमारी हवा के माध्यम से फैलती है। जब फेफड़ों को टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता है, थूकता है, किसी व्यक्ति को संक्रमित होने के लिए केवल कुछ ही बैक्टीरिया सांस के साथ अंदर लेना पर्याप्त होता है। लगभग 1 करोड़ लोग टीबी से बीमार पड़ते हैं। यह बीमारी रोकी और ठीक की जा सकती है, फिर भी हर साल करीब 15 लाख लोगों की मौत टीबी से होती है। इसी वजह से टीबी दुनिया की सबसे घातक संक्रामक बीमारियों में से एक बनी हुई है। तीसरी खबर भारत से। हर साल की तरह इस साल भी बनारस की शोभा बढ़ाने के लिए विदेशी पक्षी साइबेरियन क्रेन बनारस के घाटों में आना शुरू हो चुके हैं। साइबेरियन क्रेन न सिर्फ घाटों की रौनक बढ़ा रहे हैं, बल्कि पर्यटकों को लुभाने का काम कर रहे हैं। विदेशी पक्षियों के आगमन से काशी वासी भी खुशी है और उन्हें दाना खिलाकर खुले दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं। साइबेरिया में अक्टूबर और आने वाले महीनों में हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ती है, जिसकी वजह से ये पक्षी अपना जीवन व्यापार वहां नहीं कर पाते और बनारस में गंगा को अपना स्थान चुनते हैं। चौथी खबर बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वो बांग्लादेश की अपदस्थ PM शेख हसीना के खिलाफ 3 जजों की पीठ एक केस में 7 नवंबर को फैसला सुनाएगी। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा, एक केस मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़ा हुआ है। अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हसीना और उनके सहयोगियों ने एजेंसियों ने विरोध प्रदर्शन को दबाने के उद्देश्य से कार्रवाई को अंजाम दिया था। पिछले साल 2024 के जुलाई-अगस्त महीने में छात्रों द्वारा अवामी लीग की हसीना सरकार के खिलाफ शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश में सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की। यूनाइटेड नेशंस की मानव अधिकार कार्यालय की रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार की इस कार्रवाई में करीब 1400 लोग मारे गए।
इस दौरान फायरिंग, हिरासत, जबरदस्ती गिरफ्तारी और अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के केस सामने आए। स्पेशल कोर्ट ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कड़ी सुरक्षा के बीच फैसले की यह तारीख तय की। मामला पिछले साल हुए छात्र नेतृत्व वाले जुलाई विद्रोह को दबाने से जुड़ा है। न्यायाधिकरण के प्रमुख जस्टिस मोहम्मद गुलाम मर्तुजा मजूमदार ने तारीख तय की, तब ममून कोर्ट में मौजूद थे। आपको बता दें, तत्कालीन पीएम शेख हसीना और उनके गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और उस टाइम के पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल ममून पर केस चलाया गया। कोर्ट ने हसीना और कमाल को गैर हाजिर यानी इन अब्सेंटिया रहते हुए दोषी माना। कोर्ट ने इन दोनों को फरार घोषित कर दिया, जबकि पुलिस प्रमुख ममून ने न्यायालय के समक्ष अपनी भूमिका स्वीकार की और बाकी दोनों आरोपी हसीना और कमाल की भूमिका के बारे में बताया। पांचवी खबर चीन से। चीन के नए टाइप 004 एयरक्राफ्ट कैरियर की सामने आई तस्वीरों ने अमेरिका और भारत की चिंता बढ़ा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक बीजिंग इस समय कम से कम एक और पारंपरिक रूप से संचालित विमान वाहक पोत पर भी काम कर रहा है, जबकि कुछ दिन पहले ही ड्रैगन ने घरेलू निर्मित विमान वाहक पोत फुजियान को समुद्र में उतारा था। चीन का नया वाहक पोत टाइप 004 लियाओनिंग प्रांत के डालियन शिप यार्ड में आकार लेते हुए दिखाई दे रहा है। सामने आई तस्वीरों को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी जहाज पर परमाणु कैरियर वाला एक रिएक्टर कंटेनमेंट की संरचना दिखी। इसकी संरचना हूबहू अमेरिकी परमाणु ऊर्जा चालित सुपर कैरियर पोतों जैसी है। आपको बता दें, चीन समुद्री ताकत बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए अपने एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर रहा है। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि इस विमान वाहक जहाज में न्यूक्लियर प्रोपल्जन का यूज किया जा रहा है, यानी यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाला पावरफुल एयरक्राफ्ट होगा। सामने आई जहाज की पतवार की संरचना की इमेज भी इस बात की पुष्टि कर रही है। कुछ सालों से चीन अपनी सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है, निवेश भी कर रहा है। आपको बता दें, चीन नेवी के पास 3 पारंपरिक संचालित वाहकों का बेड़ा है। छठवीं खबर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री गुरुवार को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अहम बैठक के लिए जुटे। यूक्रेन के लिए फंडिंग को लेकर उठते तात्कालिक सवाल और यूरोपीय संघ के आर्थिक और वित्तीय एजेंडे पर चर्चा हो रही है। इसमें बड़ा सवाल फ्रेंच रूसी संपत्तियों को यूक्रेन के लिए उपलब्ध कराना है। ईयू क्षतिपूर्ति ऋण के रूप में यूक्रेन को ये देना चाहता है, ताकि रूस से युद्ध मुआवजा मिलने की दिशा में ही इसे चुकाया जाए। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रूसी पर संपत्तियों का उपयोग करना यूक्रेन के अस्तित्व को बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। और डच वित्त मंत्री इल्को एइन ने मानना है कि यूरोपीय संघ को यूक्रेन की मदद के लिए रूस की जब्त संपत्तियों के इस्तेमाल पर बेल्जियम की चिंताओं का भी खास ख्याल रखना चाहिए, लेकिन यह जरूरी है कि यूरोपीय संघ कीव को अपना समर्थन जारी रखे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी रूसी जब्त संपत्तियों के मुद्दे पर टिप्पणी की और यूरोपीय संघ के नेताओं से कहा, अगर हमें यह धन किसी भी तरह से मिल जाए, चाहे वह किसी अन्य देश द्वारा बीमाकृत ऋण हो या कई अन्य तरीका, तो यह रूस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। छठवीं खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने पाकिस्तान पर हवाई क्षेत्र पर बार बार उल्लंघन करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस्तांबुल में तीसरे राउंड की वार्ता हुई, जो फैल रही, इसे लेकर भी मुत्ताकी ने पाकिस्तान को घेरा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर द्विपक्षीय वार्ता के दौरान अवास्तविक और अनुचित मांग करने का आरोप लगाया और कहा, अगर उकसाया गया तो अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि इस्लामाबाद की तरफ से अफगान संप्रभुता के बार बार उल्लंघन के कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भीतर सैनिकों के बीच तनाव बढ़ गया है। सातवीं खबर बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी ने ढाका लॉकडाउन का आयोजन किया। इस बीच अलग अलग घटनाओं में आगजनी देखने को मिली। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक अवामी लीग के लॉकडाउन के समर्थकों और विरोधियों के सुबह गाजीपुर में अलग अलग प्रदर्शन हुए। वहीं दूसरी ओर सुबह से ही ढाका इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DUET और कई अन्य संस्थानों के छात्र लॉकडाउन के विरोध में लाठी डंडों के साथ सड़कों पर उतर आए। DUET और अन्य संस्थानों के स्टूडेंट रेल गेट और अन्य प्रमुख स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके विरोध में उन्होंने शिवबारी चौराहे पर इकट्ठा होकर प्रतिबंधित अवामी लीग के खिलाफ नारे लगाए। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के कार्यकर्ताओं ने शिवबारी में एकत्रित होने से पहले कई इलाकों में मोटरसाइकिल रैलियां और जुलूस निकाले।
जिला जो लीग के कार्यकर्ताओं ने श्रीपुर के C&B इलाके में ढाका मयन में मान सिंह राजमार्ग पर टायर जलाकर लॉकडाउन के समर्थन में प्रदर्शन किया। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार गाजीपुर शहर के कई स्थानों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक गाजीपुर शहर के कई स्थानों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्यों को तैनात किया गया ताकि आम लोगों के रोजमर्रा के काम को बाधित करने में किसी भी अवैध प्रयास को रोका जा सके। उपद्रवियों ने गाजीपुर में अलग अलग स्थानों पर 3 बसों में आग लगा दी, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई। मीडिया के अनुसार बांग्लादेश में कई जगहों पर धमाके की जानकारी भी सामने आई। इसके बाद बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई जगहों से आगजनी की खबरें भी सामने आईं। गाजीपुर 6 सदस्यीय सीट की बहाली को लेकर कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए स्थानीय BNP नेताओं ने कहा, इस सीट को रद्द करने का अदालत का फैसला लोगों को और उनके मताधिकार से वंचित करता है। वहीं नाकाबंदी के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राजमार्ग पर टायर जलाए। इसकी वजह से आम जनता को आवाजाही में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर जमात समर्थकों और स्थानीय लोगों ने इस मांग को लेकर एशिया पंप के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने एक बैनर भी रखा जिस पर लिखा था, गाजीपुर 6 सीट बहाल करो, नागरिकों को उचित सेवा प्रदान करो।